चेतना उन्मुख अभिभावकत्व को पुष्ट करने वाले आप सभी का श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आप सबका अभिवादन करती हूँ। और साथ ही आप सभी व्यूअर्स का, कमेंट करने वालों का, शेयर करने वालों का और अच्छे विचारों को, विचारणीय सुझावों को देने वालों का और शेयर करने वालों का आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज जो, जैसा कि हमने जो विषय चुना है, वो विषय आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मैं तो सिर्फ आपसे बात करने के लिए बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब हम वार्तालाप करते हैं तो वो विषय हमारे लिए बहुत ग्राह्य हो जाता है। हम उस विचारों को कर सकते हम उस विचारों को आत्मसात करते हैं और उसको अपने उसमें अप्लाई करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई करते हैं। और जब कार्य क्षेत्र में जब आपस में एक दूसरे की समझ विकसित होती है तो हमारे कार्य बहुत अच्छी कुशलता से हो पाते हैं। इसी भावनाओं को लेकर के मैं आपसे आज बात कर रही हूँ कि जब भी हम बातों में, जो पुराने समय से चली आ रही बातों से अपनी बातों में परिवर्तन करते हैं, तो ही हमारी पेरेंटिंग एक संशोधित रूप में आती है, एक स्पष्ट रूप में, एक विकसित रूप में आती है। समय परिवर्तनशील है। जो समय पहले चला आ रहा था उसमें प्रगति करना, उसमें संशोधन करना ही वर्तमान और भविष्य का स्वरूप बनता चला जाता है। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो अब जो मैं बातें कर रही हूँ वो केवल रिपीट कर रही हूँ और रिपीट करने से ही हम उसमें से निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ मैं कहूँ, कुछ आप कहें और थोड़ी बहुत हम लोग समाज को एक समझ दे सकें, यही में हमारा ध्येय है। देखिए, आपकी और हमारी पेरेंटिंग जो हुई, मेरे ख्याल में आपकी तो शायद और भी अच्छी हुई होगी, पर हमारी अवस्था वाले लोगों की पेरेंटिंग कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थी। और बच्चों को पाला तो जाता था पर उनका पोषण भली प्रकार से नहीं होता था। कोई भी एक तर्क संगत रूप से उनका पोषण नहीं होता था। बस यह है कि पाल दिया, ये विचार करके होता था। और संयुक्त परिवार होते थे। माता पिता चाह कर भी अपने बच्चों के विषय में सोच नहीं सकते थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था, माता पिता अपने बच्चों को प्यार करने में भी संकोच करते थे, अपने बच्चे को अपना बच्चा कहने तक में संकोच करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो बड़े लोग होते थे, बड़ों का ही निर्णय सर्वोपरि होता था। जो घर के बड़े होते थे, माता पिता चाहते थे कि हम कुछ अपने पालन पोषण में, अपने बच्चों के पोषण करने में कुछ नवीनता लाएं, परंतु वो इतने भयभीत होते थे, संकुचित होते थे कि वो खुलकर अपनी बात कह तक नहीं पाते थे। और यही कारण होता था कि जब बच्चा, ये देखा जाए तो ये उस समय का समयानुकूल भी था। वो समय था उस समय का इस तरह का, और स्वीकार्य भी था। सब लोग स्वीकार भी करते थे कि अरे, जो घर का बड़ा कहेगा वही बात मानी जाएगी। छोटे लोगों की जो, मतलब नीचे जो दूसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी थी, वो कहते में भी संकोच करती थी बड़े लोगों के सामने। और वो भय के अनुसार ही उनका शासन चलता था। यहाँ तक कि जो माता पिता होते थे, उनका जो माता पिता या दादी दादा, उनका जो तरीका था पेरेंटिंग का, वो काफी कहना प्रताड़ना वाला था। बच्चा पीट कर आए तब भी पिटेगा, पिट कर आए तब भी पिटेगा, किसी को गिरे तो भी पिटेगा, गिर कर आए तो भी पिटेगा। तो एक प्रताड़ना का, एक संस्कृति का, इसका अंग, पेरेंटिंग की संस्कृति का एक अंग बन गया था। बच्चे से पूछा भी नहीं जाता था कि आखिर क्या बात है। उसको बोलने से पहले ही उसको इस तरह का आक्रांत कर दिया जाता था कि बच्चा अपनी बात को सहज रूप में कह भी नहीं पाता था। और इसी का परिणाम क्या होता था कि बच्चा भय के कारण
उनकी बातों को मानता था और वो एक संकुचित सा, एक संकोच में हो जाता था कि मैं अपनी बात कैसे कहूँ, कहीं ये वाली बात कही तो इनको बुरी ना लग जाए, कहीं भी ये वाली बात कही तो इनको बुरी नहीं लग जाए, क्योंकि उसको यही नहीं पता चलता था कि हमारे बड़े लोगों का कौन सा मूड चल रहा है। अगर मूड अच्छा हुआ तो कह दिया, अगर कोई सही भी बात है और वो डांटे जा रहे हैं, वो अपनी बात को स्पष्ट ही नहीं कर पाता था। तो इस तरह की पेरेंटिंग थी, परंतु उस समय का वातावरण ही इस तरह का था, जैसे मैंने कहा कि वो स्वीकार्य भी था, समय अनुकूल था। परंतु धीरे धीरे आप जैसे लोग आए, आप जैसे लोग आए तो जागरूकता फैली, और जागरूकता में आप लोगों के अंदर एक फीलिंग आने लगी कि जो ये पेरेंटिंग का मापदंड था उसे हमें अस्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका क्योंकि आपने उस सबको भोगा, अच्छी तरह भोगा, तो आपको अंदर से लगा कि हम कितने कुंठित हो गए थे, कितने हम परेशान थे, अपनी बात को नहीं कह पाते थे। आज हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप जागरूक हो चुके। जब आप जागरूक हो चुके तो आप लोगों ने उनके प्रति ध्यान दिया कि कहीं मेरे बच्चे की का आत्माभिमान चोटिल ना हो जाए, जैसा कि पहले हो जाता था कि उनका स्वाभिमान चोटिल, स्वाभिमान नाम की कोई बात ही नहीं होती थी। बच्चा आया, उसकी बात ना सुनी गई, उनकी पिटाई कर दी। उसके बाद अच्छा उसको इतने कभी कभी इतने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया जाता था, या तो बच्चा उसको ग्रहण कर लेता था या फिर वो अंदर अंदर कसमसाता रहता था। जब वो कसमसाता था तो उसका व्यक्तित्व कैसे बना, उसका व्यक्तित्व तो बन ही नहीं सका। इस कारण से आप लोगों के अंदर इस तरह की बातें आई, क्योंकि आपको जो बुरा लगा, आपने सोचा मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि आप एक जागरूक माता पिता बन करके उभरे और आपने उनको के संकोच को हटाने में सहयोग करना शुरू कर दिया। गंदे शब्दों का प्रयोग अपने व्यवहार से बिल्कुल निकाल दिया। कोई एब्यूजिंग वर्ड जो पहले सुना जाता था, बहुत सहज रूप से निकाला जाता था, वो सब आपने समाप्त कर दिया, क्योंकि आप अपने बच्चे को एक स्वस्थ मानसिकता का और शरीर और मन से दोनों से पुष्ट व्यक्तित्व बनाना चाहते थे। इसलिए आपने ऐसा किया, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते थे, आपने इस बात को सीख लिया कि लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से होना चाहिए, क्योंकि यही परवरिश का बेहतरीन सबूत है। क्योंकि आप जितने लफ्जों का, अपनी बातों का बहुत समझदारी से उपयोग करते हैं, तभी आप अपने बच्चों को एक अच्छी सी परवरिश दे पाते हैं। तो अब हम लोगों ने, यानी आपकी पीढ़ी ने ये भी समझना शुरू किया कि बच्चे को हमें पर समझना है, परखना नहीं है। कि जो पहले होता था कि हम उसको परखते रहते थे, इसका बच्चा ऐसा, इसका बच्चा ऐसा, यानी तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते रहते थे, वो आपने बंद किया। और उसके साथ साथ ही आपने अपने बच्चों को एहसास कराना शुरू किया, बेटा मैं तुझे प्यार करता हूँ, बच्ची, बिटिया मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझे तेरा बहुत ख्याल रखता हूँ। और ये कहकर आपने उसको आई लव यू बोलना शुरू कर दिया। अब जब आपने ऐसा बोलना शुरू करा, क्योंकि आपको एहसास है कि भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है, भाषा एक ऐसा दृश्य जो दिखाई नहीं देता, पर जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई दे जाता है। जैसी भाषा आप बोलते हैं, इंसान का पूरा परिवेश उसके माध्यम से पता चल जाता है। जब आप हमारे पूरे पृष्ठभूमि का ज्ञान, पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान हमारी भाषा के माध्यम से हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने अपने बातों में परिवर्तन किया और बच्चे को एक सुव्यवस्थित बनाया। क्योंकि यदि हम बच्चे के साथ कहते हैं हेट यू, आई हेट यू, तो क्या हुआ, बच्चे पर उसकी प्रतिक्रिया हुई। जब वो बाहर निकला, बाहर जाकर के उसने भी और बच्चों के प्रति आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया, क्रूरता दिखानी कर दी, क्रोध दिखाना कर दिया, और और कई तरह से बुरा आचरण करना शुरू करा। परंतु इसके विपरीत आपने जब उसे कहना शुरू किया आई लव यू, तो क्या हुआ कि उस बच्चे ने भी बाहर जाकर वो सबको माधुर्य बिखेरा, मधुरता के साथ, सबका स्निग्धता से वो सबके साथ पेश आया। कि एकदम उससे मिलने वाले, बच्चे से मिलने वाले जिस भी व्यक्ति ने का उसके साथ सम्मेलन हुआ, उसको उसने देखा, तो एकदम अनायास उसके मुंह से निकला, वाह किसका बच्चा है, कौन है इसके माता पिता। और
क्या हुआ कि वो बच्चा एक हर्षातिरेक में आपके पास आता है, कहता है आज वो अंकल मिले थे, आज वो आंटी मिली थी, आज वो टीचर थी, आज एक बूढ़े दादाजी जा रहे थे, उन्होंने एकदम मुझसे, जैसे ही मैंने उनसे प्रणाम किया, उनकी छड़ी उठा कर दी या कोई भी किया, तो उन्होंने एकदम छूटते ही पूछा आपके पापा मम्मी कौन है। अब जब उन्होंने ऐसा कहा तो बच्चा तो खुश है, वो हंसता हुआ आया और उसने आपको भी प्रसन्नता से आप्लावित कर दिया, आप भी प्रसन्नता से डूब रहे हैं। तो सिर्फ एक बातों का फर्क हुआ। हमने जब अपने बातों में परिवर्तन किया तो हमारी जो पेरेंटिंग है एक बहुत संशोधित रूप लेकर आ गई। आज हम इसी बात को करते हुए इन्हीं सब बातों को लेकर आ रहे हैं कि हम अपनी बातों को कैसे परिवर्तित करें जिससे हमारी पेरेंटिंग बहुत संशोधित रूप में बहुत अच्छी हो। जैसे अब आप एक चीज सोचिए, एक पौधा लगाया हुआ है, जब कोई पौधा लगा हुआ होता है तो क्या आप उसको खींचकर बड़ा करते हैं? नहीं, उसको हम खींचकर कभी बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक माली हैं, एक अच्छे माली हैं। क्या आप क्या करते हैं? उसकी अच्छी तरह से निराई करते हैं, उसकी खरपतवार को धीरे धीरे करके निकालते हैं, उसको एक स्वस्थ वातावरण देते हैं, उसको सिंचाई करते हैं, उसको प्यार से देखते हैं। जब उसको आप प्यार से देखते हैं तभी तो उसकी खुशबू और मिठास को आप एहसास कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। अगर आपने उसको खींचना शुरू कर दिया तो क्या वो पौधा विकसित हो पाएगा? नहीं, वो पौधा विकसित नहीं हो सकता। वो तो तभी आपको खुशबू दे सकेगा, अपनी मिठास दे पाएगा, जब आपने उसका भली प्रकार से सिंचन किया है, उसके खरपतवार को भली प्रकार से निकाला है, जो उसको अच्छी तरह प्यार से निहारा है, तभी तो उसने इस तरह का किया। तो अगर आप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को सही ढंग से पल्लवित पोषित कर सकें, उसको फलीभूत कराना चाहते हैं, फलीभूत बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी बातों में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपको अपनी बातों का तरीका परिवर्तित करना पड़ेगा। आपको उसके अंदर बहुत अच्छी सी भाव, उसके प्रति बहुत अच्छी अच्छी सी भावनाओं के साथ उसके बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपने गंदा शब्द बोला तो क्या होगा कि आगे से आपको वो बताएगा नहीं, आपके पास आने में भी संकोच करेगा। आपको लगता है कि वो आपका आदर कर रहा है, पर वो वास्तव में डर रहा है। दो चीजों से हमेशा हम आदर ले पाते हैं, एक तो श्रद्धा के माध्यम से, एक भय के माध्यम से। जो श्रद्धा पूरित आदर होता है वो बहुत सहज होता है। बच्चा आपके पास आकर के नई नई बातें सीखता है, समझता है। एक दूसरा जो आपने भय के द्वारा आक्रांत करके उसके जबरदस्ती का आदर कराया, तो उससे क्या है, बच्चा आपके सामने हिचकेगा, सामने तो आपके कुछ नहीं कहेगा, पर पीछे आपके प्रति उसके अंदर तिरस्कृत भावना होगी। आपने जिस चीज को मना किया होगा वो उस समय तो नहीं, उस समय तो करेगा करेगा नहीं, परंतु जैसे ही आप पलट जाएंगे, जैसे ही आप दूसरी तरफ हो जाएंगे, वो जानबूझकर वो कार्य करेगा, क्योंकि उसे आपको चिढ़ाने में, उसे करने में एक आनंद की अनुभूति होगी। यदि आप सही पेरेंटिंग चाहते हैं, सही अभिभावक बनना चाहते हैं, तो हमेशा बच्चे के अंदर प्रेम के माध्यम से उसके अंदर श्रद्धा की भावना जगाइए, उसके अंदर विश्वास जगाइए, उसके अंदर श्रद्धा जगाइए, तभी वो आप उसको कर पाएंगे। अगर आपने गंदा बोला तो आपको एक शायद दोहा बहुत अच्छी तरह याद होगा, जी बढ़िया ऐसी बावरी कह गई आकाश पताल, आपहू तो भीतर गई स्फुटन लागे कपाट। अब मतलब जीव इतनी बावली है, इतनी जीव जो है एक इतनी बेवकूफ होती है कि आकाश और पाताल के फटाक से बातें कर गई, परंतु अपने आप तो अंदर, मुंह के अंदर चली गई, परंतु आपस में लोगों के सिर फुटवा दिए, एक दूसरे के सिर टकराने लगे। अब बच्चे का सिर तो नहीं टकराएगा, बच्चे का तो दिल टूट जाएगा, उसका जो कोमल मन है वो आहत हो जाएगा। जब उसका कोमल मन आहत हो जाएगा तो टूक 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 हो जाएगा, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो विलुप्त हो जाएगी। वो उस बात को सहज रूप से ले नहीं पाएगा, उस ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाता जिस ज्ञान को आप उसे देना चाहते हैं। इसलिए हमेशा बच्चे के साथ अच्छा बोलें, प्यार से बोलें, उसको ये एहसास कराएं कि मैं
तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे प्यार करती हूँ। मैं अगर तुझे कुछ समझा रही हूँ तो वो तेरे भले के लिए समझा रही हूँ। तो उसके अंदर ऐसा एहसास जगाएं कि तू मेरे लिए खास है। उसके अंदर एक ऐसा विश्वास जगाएं जगाएं कि वो आपकी तरह बनने के लिए सोचे कि मैं भी अपनी मम्मी की तरह या मैं अपने पापा की तरह से बनूं। और उसकी ऐसा ना हो कि जैसे पहले कभी पेरेंटिंग हुआ करती थी तो वो एक संकुचित व्यक्तित्व का स्वामी बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसका आत्मविस्तार हो ही ना सके। और जब वो उसका आत्मविस्तार नहीं हो सकेगा, वो एक संकुचित दृष्टिकोण में रहेगा, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि अरे बेटा, अगर कभी, वैसे तो आप जिस तरह का करेंगे वो संकुचित हो ही नहीं पाएगा। आपने उसके आत्मविस्तार को बढ़ाया है तो आप उसको समय समय पर जताते जाइए, बेटा हम आपको इस दुनिया में इसलिए लेकर आए हैं कि आप जो इस दुनिया की समृद्धि के भागीदार बन सके। इतनी प्यारी प्यारी सी दुनिया है जिसमें कि आप आए हैं, इसकी समृद्धि को में आप भागीदार कैसे बनेंगे? अपनी योग्यता के माध्यम से, अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से। जब आप कार्यकुशल आप कैसे हो पाएंगे कि पिता के दिए हुए कार्य के माध्यम से उसको कार्यकुशल बनाना है। जब वो कार्यकुशल हो जाएगा तो वो राष्ट्र की, विश्व की समृद्धि में अपना योगदान दे पाएगा। अब एक और तरीका है बच्चे को प्यार जताने का, जो कि आजकल परिस्थितियां बिल्कुल समाप्त प्राय हो चुकी हैं। वो हो गई हैं कि बच्चा जो है, जो हमारे यहाँ पहले एक वो हुआ करता था, पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमेशा पिता अपने पुत्र या पुत्री को पत्र लिखता था। आपको ये पता ही है, जवाहरलाल नेहरू ने जेल के से ही इंदिरा गांधी को कितने सारे पिता के पत्र पुत्री के नाम करके कितने सारे जो पुस्तक के रूप में छप गए हैं, वो उसके माध्यम से उनको समझा दी। तो आप उसको खत लिखें। एक ये बहुत अच्छा तरीका है। जब आप उसको खत देखेंगे, आपके भी पिताजी ने, दादाजी ने या कभी कोई पत्र लिखे हों, तो आप उस पत्र को जानते होंगे, उस पत्र की संवेदनाओं को अनुभव कर पाते होंगे, उस प्रेम को एहसास कर पाते होंगे। तो ये तरीका बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों के लिए पत्र लिखें और उस पत्र के माध्यम से उसे भौगोलिक ज्ञान, ऐतिहासिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मीयता का आभास कराएं। जब आप उसके साथ इस तरह का आत्मीयता का आभास करा पाते हैं, तो देखिए उसका जो है व्यक्तित्व किस तरह से निखर कर आता है। तो ये मैं आप लोगों से एक अनुरोध करती हूँ कि प्लीज आपकी आंखों में बच्चे के प्रति स्नेह हो, आपकी बातों में मधुरता भरा विश्वास हो, आपके स्पर्श में आत्मीयता हो, आपकी चिंता में ये ना हो कि बच्चा सोचे बिना बात ही चिंता कर रहे हैं, कुछ करते धरते तो नहीं है, बल्कि आपकी जो चिंता हो बच्चे के प्रति हो, उसमें उसको एहसास हो कि ये मेरी सुरक्षा की भावना है। तो उसको एक सुरक्षा के एहसास दीजिए, तो उसे ज्ञात हो जाए कि आप उसके प्रति इतना सारा स्नेह बिखेर रहे हैं। आपके अंग प्रत्यंग उसके प्रति एक विश्वास जता रहा है, उसके प्रति स्नेह जता रहा है, तभी तो उसके अंदर आपके प्रति विश्वास पैदा होगा। इसलिए हमेशा अच्छा बोलें। अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चा किसी कठिन परिस्थिति में आ जाता है, कठिन परिस्थिति में होता है, कठिन विषय के प्रति कभी कभी वो असहज अनुभव करता है। तो अब आपकी ड्यूटी है, आपने बच्चे को जाना, आपके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को देखकर ही पहचान लें कि कहीं ना कहीं ये असहज है, कोई ना कोई कारण है। जब आप उससे खुलने का प्रयास करते हैं, उसे खोलने का प्रयास करते हैं, तो वो फिर आपके सामने स्पष्ट करता चला जाता है। आप उसकी बात को अच्छी तरह से सुनिए। आप जब उसकी बात को अच्छी तरह से सुनेंगे तो वो अपना मन पूरी तरह से खोलता हुआ आपके व्यक्त करता चला जाएगा। तो आप खास करिए, जब वो अपनी कमजोरी हटिए मत, उसको कहिए मत, बल्कि कहे अरे इस विषय में आप करें, मेरे को तो लगता है इसमें तो आप बहुत होशियार है। और आप वो क्षण उन्हें याद दिलाइए जब जब वो उस कार्य को कर सका था, क्योंकि आप पिता हैं, आप उसकी माँ हैं, तो आप उस समय के क्षण को याद रख पाती हैं। और
ध्यान से, बहुत पेशेंस से, जल्दबाजी में उसकी बातें नहीं सुनी कि अच्छा अच्छा मैं काम कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ऑफिस की देर है। अगर आपको देर भी हो रही है तो आप कहिए बेटा मैं जानना चाहता हूँ, मुझे ध्यान है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे बात करूं, पर अगर अच्छा हो कि मैं ऑफिस से आपसे बात करूं। या मम्मा भी कहे कि क्या हम, इतनी बड़ी समस्या है कि हम थोड़ी देर रुक कर के बात कर सकते हैं, तो बच्चा समझेगा, बच्चा कहेगा हाँ मम्मा ऐसा ही है, हाँ पापा ऐसा ही है। जब आप कहते हैं तो बच्चे को तब आप कहिए अरे आप तो उसमें होशियार थे। अब आपको पता है बच्चे के अंदर तो कमजोरी है, पर आपने उसको कहा कि नहीं तुम, क्योंकि आप चाहते हैं उसमें पॉजिटिविटी लाना, उसको आप नेगेटिव नहीं करना चाहते, ना आप उसको झिड़कना चाहते, क्योंकि आप उसके व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उसको आउटडोर और इंडोर गेम्स के माध्यम से, जबकि उसे पता ही नहीं चल पाता कि उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है, बल्कि उसको खेल खेल में आउटडोर और इंडोर गेम्स के माध्यम से खिलाते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण दे रही हूँ कि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को एडिशन तो बहुत जल्दी आ रहा है, पर सब्सट्रैक्शन में वो बहुत गड़बड़ कर रहा है। आप उसके सामने सांप सीढ़ी लेकर के बैठ जाइए। जब आप उसके सामने आप सीढ़ी लेकर बैठ जाते हैं, पड़ जाते हैं, तो एडिशन होता चला जाता है। परंतु अगर आप उसको उल्टा करके खेलने लगे कि चलो आज हम ऊपर से खेलना शुरू करते हैं, तो आप देखेंगे उसका सब्सट्रैक्शन का ढंग आता चला जाता है। अब बच्चा तो सोच रहा है मैं खेल रहा हूँ, और उसको धीरे धीरे उसको सब्सट्रैक्शन भी आ गया। ऐसे आप कई जगह मल्टीप्लिकेशन भी सिखा सकते हैं, घर में कोई चीजें रख के। अगर बच्चे को खाना ही खिला रहे हैं तो कहें ये कितनी है, अगर हम इसमें इतनी रख दें तो क्या है। इसी तरह से अब वो रटने वाला पहाड़ा याद करने का तरीका धीरे धीरे विद्यालय ने खत्म कर दिया। उसके लिए उन्होंने एक बहुत सहज तरीके अपना लिए हैं, उसको आप फॉलो करिए। अपने घर में चीजों को इस तरह से रखिए कि बच्चे को जो कठिन वस्तु थी, दुरूह वस्तु जो उसको समझ में नहीं आती थी, वो उसको देखते ही याद आ जाए। कोई कोई स्पेलिंग्स याद नहीं आती बच्चों को, कि बातों से उसको कोरिलेट कर करके उसको समझाना शुरू कर दीजिए। जब आप समझाएंगे तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। उसका एक, ये इंडोर गेम्स में आती रूब्रिक्स है, उसको लोग के घूम घूम करके उसमें एक कलर मिलाना पड़ता है, तो वो बड़ा मजेदार गेम है। मैं भी कई नहीं कर पाती, क्योंकि पूरे के पूरे 6 कलर्स मेरे साथ एक साथ नहीं होते, पर बच्चे बहुत जल्दी करते हैं। उससे क्या होता है, उनका माइंड शार्प होता है। जब माइंड शार्प होता है तो उनको किसी भी चीज को ग्रहण करने की शक्ति उनके अंदर तीव्रता से बढ़ती है। ऐसे ही आप घर के खेलने के तो हैं, इंडोर गेम्स तो हैं, आप बाहर लेकर जाइए। बाहर पेड़ों की पत्तियां हैं, पेड़ों को से आप उसके माध्यम से बाहर घुमाते हुए उसको हिस्ट्री का ज्ञान भी करा सकते हैं, ज्योग्राफी का ज्ञान भी करा सकते हैं। उसके जो क्रॉस क्वेश्चन है, उसके सवारे प्रश्नों को जवाब देते चलें, कभी भी झिड़किए मत, नहीं नहीं ये नहीं आता तुझे, ये नहीं होता। अगर कहीं कहीं ऐसा होगा कि बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा, परंतु आपको लगेगा अरे इसका उत्तर तो मुझे ज्ञात नहीं, तो कभी भी उसे गलत बता, इस मामले में कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है मैं थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लूं, फिर आपको इस बात का आंसर बताऊं, क्योंकि बच्चे की जिज्ञासाएं तो अनंत है, और आपका ज्ञान अनंत ना होते हुए भी, कम तो ना होते हुए भी उतना नहीं है कि उसे आप पूरी तरह से समझ सके कि मैं पूर्ण हूं, क्योंकि पूर्ण तो आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। ज्ञान तो असीमित है। तो अब जब वो उस, आपसे गणित का ज्ञान भी करा सकते हैं, आप साहित्य का ज्ञान, इतना सुंदर सुंदर साहित्य का ज्ञान करा सकते हैं, आध्यात्मिकता का ज्ञान करा सकते हैं, उसके अंदर ब्रीथ लेने का, कि किस तरह सांस लें, किस तरह सांस छोड़ें, प्रकृति के माध्यम से ही आप कई सारा ज्ञान दे सकते हैं। तो जब आप बच्चे के साथ समय देते हैं, बच्चे को साथ साथ रखकर चलते हैं, जितना अपेक्षा नहीं है बच्चे को, जो क्वालिटी टाइम दे रहे हैं वो बहुत सॉलिड है अगर आपके बच्चे का को देने का, तो बच्चे का बेस तो अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे उसको हर चीज के लिए एक आदत पड़ जाएगी, और वो अपनी आदत में एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। जब वो आदत में स्ट्रांग हो जाएगा तो बहुत उसमें उसके अंदर एक होशियारी की भावना, एक सहज
तो उसका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, उसके अंदर आदत पड़ जाएगी, और वो जो आपने तरीके अपनाए, जो सरलता के तरीके थे, वो उसको विरलता की तरफ ले जाएंगे। जब बच्चे का बचपन में ही बेस स्ट्रांग हो जाता है, तो वो आगे आकर कहीं भी मात नहीं खाता। ये आता है क्योंकि हमेशा परिणाम से पहले हमें प्रयत्न का आधार देखो। एक सेंटेंस मैंने कभी पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है कि परिणाम से पहले प्रयत्न का आधार देखो, मेरी असफलताओं में मेरा आत्मविस्तार देखो। यानी जब भी मैं असफल हो रहा हूँ, उससे मेरा आत्मविस्तार होता चला जा रहा है। और कभी भी ध्यान रखिए कि हम कभी भी किसी से भी अपनी तुलना ना करें। आपको शायद याद आ रहा होगा, अपनी पिक्चर है थी तारे जमीन पर। जब तारे जमीन में दरअसल सफारी, इतना परेशान होगा वो बच्चा, पर उस परेशानी को वो बाद में जाके पछताते हैं, जब उन्हें सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाता है। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चे की तुलना करते रहें और बच्चे की जो परिस्थितियां हैं वो कुंठित होती चले जाए, बच्चा आत्म कुंठित होता चला जाए, वो अपना विस्तार न करते हुए है, बल्कि जब असफलताएं मिलती हैं तो हमारा विस्तार अधिक होता है। पर तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका तब है जब आप अपने बच्चों का भली प्रकार से सहयोग दे सकें। हर बच्चा अपने आप में खास है, बस हमें तराशने की जरूरत है। अगर हम ये बात सोच लेते हैं तो ये सोचिए कि कभी भी हर बच्चा एक सा नहीं है, और हर किसी को वो सब कुछ नहीं मिलता जो दूसरे के पास है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ का अभाव जरूर रहते हैं। तो जो आपके पास अभाव है, उसको आप भावों की पूर्णता से पूर्ण करिए, उसके अंदर भाव भरने की आदत डालिए। तो क्या है, आपके बच्चे में कहीं कोई कमी है, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, आपका एक उत्तरदायित्व है कि आप अपने बच्चे को संपूर्ण बनाने की कोशिश करें। तभी आपकी पेरेंटिंग की का सबसे बड़ी सफलता है। आपकी उद्देश्य जो है वो अपने बच्चे को परिपूर्ण और परिपक्व एक एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माता बनाने का है। तो हर बच्चा कहते हैं ना कि अनुकूलता ही भोजन है। अब जिसको अनुकूल सारी वस्तुएं मिल गई, वो उसका भोजन है, यानी उससे पेट तो भर जाएगा। पर प्रतिकूलता क्या है? प्रतिकूलता वाइटामिन्स हैं। वो प्रतिकूलता में हम नई नई अपना पोषण करते हैं, उसके प्रति हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं, और उस प्रतिकूल वातावरण से जो कठिनाई होती है हमें, हम उसके प्रति अपने संघर्ष करते हैं। जब हम उसके संघर्ष करते हैं तो वो हमारे शरीर को हमारे व्यक्तित्व को परिपूर्ण करती है। प्रतिकूलता क्या है? विटामिन्स। और अब सोचेंगे तो चुनौतियां क्या है? वरदान। जब आपके सामने कोई चुनौती खड़ी होती है तो वो आपके लिए एक बूम बनकर, एक वरदान बनकर के खड़ी होती है, और जब हम उसके अनुसार व्यवहार करते हैं तो ही हम वही पुरुषार्थी बन जाते हैं। तभी हमारा पुरुषार्थ सच्चे अर्थों में उद्देश्यपूर्ण है, तभी हम एक वो पुरुषार्थी कहलाते हैं। यानी कि हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अनुकूल वातावरण मिल गया है तो इसका मतलब हमें भोजन मिल गया है, पर प्रतिकूलता अगर मिल रही है तो वो हमें विटामिन्स की तरह से हमको मिल रही है। और अगर हमें चुनौतियां मिल रही हैं तो वो हमारे लिए वरदान है, हमें आगे बढ़ाने के लिए तैयार होती हैं। जब हम इसके साथ उसके अनुसार व्यवहार करते हैं तभी हम पुरुषार्थी हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें तो ऐसे होती हैं कि बच्चे के अनुकूल होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारे अनुकूल होती हैं। उसमें सामंजस्य बिठाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आज का समय बाल केंद्रित है, बच्चा केंद्र में है। चाहे वो शिक्षा में है, चाहे आपके परिवार में है, बच्चा केंद्र में है। तो हमें क्या है, अपने अनुसार नहीं बल्कि बच्चे के अनुसार अपना कार्य करना पड़ेगा। बच्चे के अनुसार ही हमें उसको शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको हमें स्पेस देना पड़ेगा। अब देखिए कि इस तरह से धीरे धीरे आपने देखा कि आपका बच्चा धीरे धीरे से पटरी पर आने लगा। कैसे? आपकी बातों के माध्यम से, बातों के परिवर्तन के माध्यम
माध्यम से वो आने लगा, आपके व्यवहार के परिवर्तन से वो एक पटरी पर आ गया। अब जब जैसे ही वो पटरी पर आ गया, आपने उसमें सकारात्मक परिवर्तन देखे, आपके मुंह से एकदम निकलना चाहिए, वाह आप कितने अच्छे लर्नर है, आप तो कितनी अच्छी तरह से सारी बातें समझ पाते हैं। अरे आपने जैसा कहा, अब जैसे ही आपने वाव करके कहा कि आप इतने अच्छे लर्नर हैं, तो बच्चा उतना शायद परिपक्व व परिपूर्ण नहीं हुआ था, परंतु आपको दिखाने के लिए वो अपनी सामर्थ्य से भी अधिक कार्य कर जाता है। और जब वो सामर्थ्य का प्रयोग, पूरी सामर्थ्य का प्रयोग करता है, तो यानी वो अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। तो साफ है, एक बार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कोई लेख में पढ़ रही थी, तो उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। यानी जो हम इच्छा करते हैं उसके अनुसार ही हम सामर्थ्य कर पाते हैं। जब हम सामर्थ्य दिखाते हैं, यानी हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, उस कार्य को करना हम चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी सामर्थ्य से आगे का भी काम कर जाते हैं। क्यों कर पाए? क्योंकि सिर्फ आपके प्रोत्साहित करने के माध्यम से। अब आप ये सोचिए कि आपने उसके अंदर इच्छा जगा दी, उसके अंदर सामर्थ्य पैदा की। जब आपने ऐसा किया तो आप दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स हो गए। आपने तो बड़े अच्छी पेरेंटिंग कर डाली हैं? और आप माता भी और पिता भी दोनों ही अच्छे पेरेंट हैं। पर अच्छा, अब ये कहते हैं कि पढ़ी लिखी माएँ ही बहुत अच्छी पेरेंट बनती हैं। ऐसी बात नहीं है। पढ़ी लिखी माएँ पेरेंट तो कोई आवश्यक नहीं है, परंतु हाँ वो बच्चे का होमवर्क बहुत अच्छी तरह से करा पाती हैं। तो बस एक इतनी उपयोगिता है। तो जो माएँ कम पढ़ी लिखी हैं, वो अपने को कभी कम ना आंकें, वो सोचें कि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दे सकती हूँ। कई जगह तो मैंने देखा है कि माएँ जो हैं, बच्चों को पढ़ाने के माध्यम से अधिक खुद पढ़ गई। एक टीवी पर करोड़पति में एक स्त्री आई थी, तो उसने ये बताया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक का ज्ञान ले पाई हूँ। तो वो भी लेकर आ सकती हैं, आप इसको कम ना आके। ये मत सोचिए जी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे करा सकती हूँ। केवल वो होमवर्क करा सकती हैं, और आप कोशिश करके देखिए, आप अपने बच्चे को आगे ले जाने में बहुत सहायक होंगी। अब दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है वाह। जब आप किसी से ऐसा बोलते हैं कि तो तब न सिर्फ अपने अहंकार को तोड़ते हैं, बल्कि एक दिल भी जीत लेते हैं। जब भी आपने किसी से कहा वाह, तो क्या हुआ कि आपके के अंदर जो अहंकार था वो तो समाप्त हो ही गया, बल्कि आपने सामने वाले के जिसको देखकर वहां बोला, उसका दिल अपने आप अनायास अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। और ये आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। तो ये हर माँ बाप कर सकते हैं। तो अपनी बातों में परिवर्तन करके तो देखिए। कहा जाता है सराहना दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से, और समीक्षा विवेक से ही करने में समझदारी है, नहीं तो मौन रहना उत्तम है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा सराहना दिल से करिए। अगर किसी का समीक्षा कर रहे हैं, किसी का विश्लेषण कर रहे हैं, तो वो हमेशा दिमाग से करिए। और अगर अगर क्या कहते हैं हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो दिमाग से करिए और विवेक से करिए आप उसकी समीक्षा। अगर इससे करने में नहीं, तो अगर आप ये नहीं कर पा रहे, तो आप चुपचाप बैठे रहिए। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सलाह है। इसलिए बच्चा अपने आप में खास होता है, केवल हमें तराशने की जरूरत है। इसलिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना सोचो। दृष्टिकोण आपका सकारात्मक होना चाहिए, और समझाने व बताने का तरीका आप बदल दीजिए, और बच्चों के साथ बहुत अच्छा सा एक क्वालिटी टाइम बिताइए, उनको समझाइए। ये लोगों की उस क्योंकि ये कहते हैं कि लोगों के अल्प लहजे बयां करते हैं लोगों के कि परवरिश हुई है या पाले गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के लहजे ये पता लगाएं कि ये पाले गए हैं, उनकी परवरिश नहीं हुई है। ध्यान रखिए कि आपको उनकी परवरिश करनी है। और अब आप अभी रिसेंट बिल्कुल करंट न्यूज जो है, श्रुति शर्मा जो दिल्ली से आईएएस टॉपर बनी, आपकी अंकिता अग्रवाल जो आपकी ये कोलकाता से आईएएस की टॉपर, सेकंड टॉपर बनी। थर्ड नंबर पर आपकी गामिनी सिंगला
जो कि पंजाब से आई, तो क्या वो कैसे बन पाई? उनके माता पिता के प्यार भरा जो उनकी परवरिश थी, और आत्मविश्वास से भरी हुई परवरिश थी, उसके माध्यम से आज वो बनी। मैं सोचती हूँ आप भी वही हैं, आप भी अपने बच्चों को उसी प्रकार की परवरिश देंगे, और और इसी के माध्यम से, इसी तरह की आत्मीयता से परिपूर्ण परवरिश की मैं कामना करते हुए आपसे कहती हूँ कि आप अपनी बातों में, अपने कार्यों में परिवर्तन करेंगे। पिछली परवरिश को छोड़कर, पिछली पालन को छोड़कर आधुनिक ढंग से बच्चे को समझते हुए उसकी परवरिश करेंगे, तो आप अवश्य ही सफल होंगे, एक अच्छे माता पिता के रूप में आप दिखाई देंगे। तो कल भी मैं इसी विषय को लेकर आगे बात बढ़ाऊंगी, आगे विषय को बढ़ाते हुए इसी विषय पर चर्चा करूंगी और आपसे बातें करूंगी। तो आज इसमें विराम लेती हूँ, और आपके सुझावों का, आपके विचारों का समाधान हेतु प्रश्नों का आपका इस सत्र में स्वागत है। मैं इसके लिए तैयार हूं, और अपने वक्तव्य के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। कोई है? कोई नहीं। यदि आपके समक्ष कोई भी किसी प्रकार का शंका की उत्पत्ति हो रही है, या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखकर डाल दीजिए। हम उसका अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से स्वागत करेंगे। धन्यवाद।